जैसा कि पोकेमोन के एनिमे के अंदर ऐश ने कहा था कि हर एक पोकेमोन पावरफुल होता है, चाहे वो इवॉल्व हो या फिर ना हो। पर कुछ ऐसे पोकेमोन भी थे जो कि इवॉल्व होने से पहले बहुत ही कमज़ोर थे, पर जब वो इवॉल्व हुए तो वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बने। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 10 ऐसे पोकेमोन्स के बारे में जो कि शुरुआत में तो कमज़ोर थे, पर जब वो इवॉल्व हुए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through. लिस्ट के नंबर 10 पर जो पोकेमोन आता है वो है जेम्स का मैजिकार्प। आप लोगों को पोकेमोन एपिसोड द शिप रिक तो याद ही होगा, जिसमें कि हमें पहली बार जो कि एक बहुत ही चालाक दुकानदार जेम्स को ये कहकर उलझा देता है और उसे बेच देता है मैजिकार्प को कि ये एक सोने की अंडे देने वाली मछली है, जिसे सुनने के बाद जेम्स बहुत ही आसानी से मैजिकार्प को उससे खरीद लेता है। पर जब वो शिप डूबने वाली थी और उसे मैजिकार्प के हेल्प की ज़रूरत थी, तभी जेम्स को पता चला कि ये मैजिकार्प असल में एक बहुत ही बेकार पोकेमोन है। और तब जेम्स मैजिकार्प को बहुत ही दूर फेंक देता है। पर तभी यहाँ पर एक शॉकिंग चीज़ होती है और मैजिकार्प यहाँ पर gyarados में इवॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैजिकार्प शुरुआत में तो कमज़ोर था, पर जब वो gyarados में इवॉल्व हुआ, ऑब्वियसली सभी को पता है कि gyarados कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो वो पहले कमज़ोर था, पर बाद में जब वो इवॉल्व हुआ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बना। और इसीलिए gyarados आज की हमारी लिस्ट में शामिल है, या फिर कहूँ जेम्स का मैजिकार्प। लिस्ट के नंबर 9 पर आता है गो का स्कॉर्बनी। पोकेमोन जर्नीज में हमें ऐश का पहली बार एक नया कंपेनियन देखने को मिलता है, जो कि होता है गो का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था सारे पोकेमोन को कैच करना, और आखिर में उसे म्यू को भी कैच करना था। तो पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 5, जिसका नाम है द स्नोरलैक ग्रो जी मैक्स द मिस्ट्री ऑफ द डायनामैक्स, तो उस एपिसोड में होता कुछ ऐसा है कि ऐश और गो एक अलग ही रीजन में गए थे एक नए सफ़र के लिए और वहाँ के पोकेमोन को देखने के लिए। तब वहाँ पर एक स्कॉर्बनी नाम का पोकेमोन होता है, जो कि गो का पोकेमोन बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला होता है, और वो कई बार गो का पीछा भी करता है, पर गो उसे नोटिस नहीं करता। और जब एपिसोड के एंड में यहाँ पर स्नोरलैक के खतरे से गो को स्कॉर्बनी बचाता है, तो तब गो एज अ पोकेमोन स्कॉर्बनी को कैच कर लेता है। और शुरुआत में यहाँ पर देखा जाए तो स्कॉर्बनी बहुत ही कमज़ोर था, पर बाद में जब वो एक राबूट बना तो वो थोड़ा पावरफुल बना, पर फिर भी वो कमज़ोर था। पर कई लंबे इंतज़ार और एक बड़े सफ़र के बाद आखिरकार पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के द लेजेंड अक्वाइनेंट पार्ट 2 में जब ऐश और गो का एक टैग टीम बैटल हो रहा था यहाँ पर रोज और ओलिना के खिलाफ, तब गो का जो राबूट है वो आखिरकार इवॉल्व हो जाता है सिंड्रेस में। और इवॉल्व होने के साथ साथ ही गो का सिंड्रेस यहाँ पर ओलिना के माइलोटिक को बहुत ही इजीली बैटल में हरा देता है। पर यहाँ पर जब सिंड्रेस राबूट था तब वो माइलोटिक से बहुत ही ज़्यादा मार खा रहा था, पर जब वो सिंड्रेस में इवॉल्व हुआ तो सिर्फ एक ही पायरोबॉल की मदद से उसने यहाँ पर माइलोटिक को हरा दिया। लिस्ट के नंबर 8 पर आता है सरीना की ईवी। पोकेमोन एपिसोड द फ्रॉक लिकिंग एंड द फाइंड फ्लावर्स में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि सरीना को एक और पोकेमोन की ज़रूरत होती है, तभी उसे देखने को मिलता है एक डांसिंग ईवी, जिसे कि एपिसोड के आखिर में सरीना कैच कर लेती है। और जब शुरुआत में सरीना ने ईवी को कैच किया तो ईवी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, और वो बाकी के पोकेमोन को देखकर और बाकी के जो ट्रेनर्स हैं उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी। पर जब कैसल के अंदर ऐश और सरीना वर्सेस हमें यहाँ पर मिकी और जेम्स का एक टैग टीम बैटल देखने को मिला, तब यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि जो सरीना की ईवी है वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो गई थी, पर यहाँ पर सरीना उसे इनकरेज करती है और उसे मोटिवेशन देती है, और इसी मोटिवेशन की वजह से यहाँ पर ईवी इवॉल्व हो जाती है सिल्वियन में, जिसके बाद उसकी शाइनेस, उसका शर्माना, उसका डरना सब कुछ खत्म हो जाता है और वो अपने सारे ओपोनेंट्स को एक तरह से बैटल में हरा देती है। लिस्ट के नंबर 7 पर आता है ऐश का रियलू। पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 21 में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि ऐश को नर्स जॉय एक पोकेमोन का एग देती है,
जिसके कुछ एपिसोड बाद ही उस एग से पोकेमॉन निकलता है और वो पोकेमॉन होता है रियोलू। अंडे से निकलने के बाद ही रियोलू यहाँ पर ऐश की बात मानने से मना कर देता है और वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते उसकी टक्कर एक पावरफुल ऑनिक्स के साथ होती है, जिसके साथ बैटल करके वो बुरी तरह से हार जाता है। पर बाद में ऐश के कहने के बाद वो रियोलू ऑनिक्स के साथ लड़ाई करता है और उसे हरा देता है और वहीं पर ऐश को एज अ रियोलू अपना पोकेमॉन ट्रेनर मान लेता है और इसके बाद दोनों का सफ़र शुरू होता है। तो दोनों ही यानी कि एक तरह से रियोलू शुरुआत में बहुत ही कमज़ोर था, जो कि काफ़ी बैटल हारता रहता था, पर बाद में पोकेमॉन एपिसोड द लेजेंड अक्वेनेड पार्ट 2 में जहाँ पर गो का स्कॉर्बनी भी इवॉल्व हुआ था सिंड्रेस में, वही उसी एपिसोड के दौरान यहाँ पर ऐश का रियोलू भी इवॉल्व हो जाता है लुकारियो में। और बाद में तो हम सभी को पता है कि लुकारियो कितना ज़्यादा पावरफुल बना, मेगा इवॉल्व बना, गार्चप को हराया और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ी। तो शुरुआत में जब लुकारियो रियोलू था तो वो बहुत ही कमज़ोर था, पर बाद में जब वो इवॉल्व हुआ तो बहुत ही ताकतवर बना। लिस्ट के अगले नंबर पर आता है ऐश का चार्मेंडर। इस पोकेमॉन की स्टोरी कौन नहीं जानता, इसे कौन भूल सकता है। ऐश के चार्मेंडर के साथ ही तो शुरुआत हुई थी, टुकड़ा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम तुम देखोगी। तो यहाँ पर शुरुआत में चार्मेंडर बहुत ही कमज़ोर था और ये सोचना था उसके पुराने ट्रेनर डैनियल का, जो कि बाद में उसे छोड़ देता है और ऐश चार्मेंडर को एज अ अपना पोकेमॉन चूज़ करता है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि डैनियल बिल्कुल गलत था। चार्मेंडर वीक नहीं था, कमज़ोर नहीं था, वो पावरफुल था, पर डैनियल उसे इस्तेमाल करना नहीं जानता था। पर ऐश उसे इस्तेमाल करना जानता था और चार्मेंडर का उसने अच्छे से इस्तेमाल किया और बाद में जाकर चार्मेंडर चार्मेलियन में इवॉल्व हुआ और आखिरकार वो बना चारेज़ार्ड। और अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चारेज़ार्ड पूरे पोकेमॉन एनिमे का अब तक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन में से वो एक है। रिवेंज लो तो वो चारेज़ार्ड जैसा लो कि छोड़ने वाला कई सालों तक पछता है कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। लिस्ट के नंबर 5 पर आता है ऐश का ग्लाइगर। पोकेमॉन सिनो ओरिजिन एपिसोड द राइडिंग एंड द विंड ऑफ चेंज में हमें देखने को मिलता है ऐश और उसके दोस्त एक सिटी के अंदर होते हैं, जहाँ पर ग्लाइगर का एक पूरा झुंड होता है और उनके साथ होता है उनका लीडर ग्लाइस्कोर। तो एपिसोड में क्या हुआ वो बता के मैं आप लोगों को बोर नहीं कहूँगा, सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो एपिसोड के एंड में यहाँ पर जो ग्लाइगर होता है, जो उस पूरे गैंग में सबसे कमज़ोर था, उस ग्लाइगर को ऐश अपना पोकेमॉन चूज़ करता है और उसे कैच करता है। पर ऐश को भरोसा था कि वो पोकेमॉन आगे जाकर और भी ज़्यादा पावरफुल बनेगा, जो कि होता भी है। और कुछ एपिसोड के बाद ऐश की मुलाकात गैरी के साथ होती है, जो कि उसे एक रेजर फैंग देता है, जिसकी मदद से यहाँ पर ऐश इवॉल्व कर देता है अपने ग्लाइगर को ग्लाइस्कोर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और ये हम सभी को पता है कि ग्लाइगर कितना कमज़ोर था, पर बाद में जब वो इवॉल्व हुआ तो उसकी पावर सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। लिस्ट के नंबर 4 पर आता है आइरिस का एक्सियो। पोकेमॉन यूनोवा रीजन में हमें पहली बार आइरिस देखने को मिली थी, जिसका कि पार्टनर था एक्सियो। पूरे सीरीज़ के अंदर यानी कि पूरे ब्लैक एंड वाइट सीजन के दौरान हमें आइरिस के पास एक्सियो ही देखने को मिला, जो कि कभी भी इवॉल्व नहीं हुआ। पर बाद में पोकेमॉन जर्नीज के अंदर जब ऐश वापस यूनोवा रीजन में जाता है, तब उसकी मुलाकात आइरिस के साथ होती है और इस बार आइरिस के पास एक नया पोकेमॉन था, जो कि था हेक्सोरस। और ये वही हेक्सोरस था जो कि एक्सियो से इवॉल्व हुआ है। और जब ऐश वर्सेस आइरिस के बीच बैटल होती है, तो यहाँ पर आइरिस इस्तेमाल करती है हेक्सोरस का, जो कि सचमुच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और ऐश का जो ड्रैगनाइट था वो बहुत ही मुश्किलों के बाद आखिरकार यहाँ पर हेक्सोरस को हरा देता है। पर नो डाउट शुरुआत में हमें एक्सियो को दिखाया गया तो वो काफ़ी कमज़ोर था, पर जब वो हेक्सोरस में इवॉल्व हुआ तब उसकी पावर एक अलग ही लेवल पर पहुँच गई थी। तो लिस्ट के नंबर 3 पर आता है ऐश का कॉस्मो। अगर देखा जाए तो ऑफिशियली कॉस्मो ऐश का पोकेमॉन नहीं है, पर फिर भी कॉस्मो एज अ पोकेमॉन ऐश के पास काफ़ी टाइम तक था और दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पोकेमॉन सन एंड मून के एपिसोड 45 में हमें ऐसा देखने को मिलता है एक नया पोकेमॉन, जो कि था कॉस्मोग। कॉस्मोग उस वक्त पर एक बच्चा था, क्योंकि पूरे सन एंड मून की टीम में कॉस्मोग सिर्फ ऐश की बात ही मानता था और ऐश के पास ही रहना चाहता था।
हालांकि काफ़ी टाइम के सफ़र के बाद एक दूसरे के साथ रहने के बाद एक लेजेंडरी पोकेमॉन के रिचुअल्स की मदद से यहाँ पर कॉस्मोस आखिरकार एक लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि सोलगैलियो में इवॉल्व हो गया। वही अगर देखा जाए तो जब कॉस्मोस अपने सेकंड एवोल्यूशन फॉर्म में था तब वो बहुत ही कमज़ोर था और उसका जो साइज़ था वो भी काफ़ी छोटा था, पर बाद में जब वो सोलगैलियो में इवॉल्व हो गई तो उस वक्त पर उसकी पावर सचमुच एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी और वो एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन बन गया था। लिस्ट के नंबर 2 पर आता है ऐश का या फिर कहूँ पॉल का चिनचार। वही अगर पोकेमॉन सीरीज में अगर चार्मेंडर के बाद किसी पोकेमॉन की सबसे इंस्पिरेशन और सबसे मोटिवेशन स्टोरी रही है वो है हमारा चिनचार। चिनचार हमें पहली बार सिनो रीजन के अंदर पॉल के पास देखने को मिला था और सचमुच पॉल उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव करता था, पर हालांकि इसके बावजूद भी चिनचार के अंदर उसे वो नहीं देखने को मिला जो कि वो चाहता था। तो इसीलिए पॉल चिनचार को छोड़ देता है और बाद में ऐश उसे अपना पोकेमॉन बना लेता है। पर मेरे मुताबिक, और मैं ये कहना भी नहीं चाहता, चिनचार कमज़ोर था। चिनचार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, पर उसे एक सही ट्रेनर की ज़रूरत थी और वो सही ट्रेनर था अपना ऐश। ऐश ने उसे अच्छे से ट्रेन किया, उसके साथ दोस्ती की, उसके साथ अपना अपनापन बढ़ाया और आखिरकार जब चिनचार आखिरकार इन्फर्नेप में इवॉल्व हुआ तब पूरे पोकेमॉन के सीरीज़ के हर एक फैन ने ये विटनेस किया कि इन्फर्नेप एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है और इसमें कोई डाउट नहीं है। और आखिरकार द फाइनल लिस्ट के नंबर 1 पर आता है ऐश का पिकाचू। वेल, पोकेमॉन के पहले एपिसोड में ही हमें पिकाचू देखने को मिला था जो कि ऐश को मिला था एज अ फर्स्ट पोकेमॉन। वेल, स्टोरी मैं नहीं सुनाना चाहूँगा क्योंकि अगर मैंने पिकाचू को लेकर पूरी स्टोरी बनाई तो एक पूरे 1 घंटे की वीडियो तक बन जाएगी। तो सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो अगर देखा जाए तो शुरुआत में पिकाचू बहुत ही कमज़ोर था, ऑनिक्स के साथ भी वो बैटल हार गया था, पर वहाँ से पिकाचू ने खुद को इम्प्रूव किया, उसकी पावर बढ़ी, टाइम टू टाइम उसका एक्सपीरियंस बढ़ा और आखिरकार अभी इस मोमेंट पर पिकाचू पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का, पूरे पोकेमॉन एनिमे सीरीज़ का सबसे पावरफुल पोकेमॉन अभी बन चुका है, जो कि इससे पहले था लियोन का चारेज़ार्ड। अभी ऐश का पिकाचू पूरे पोकेमॉन सीरीज़ का सबसे पावरफुल पोकेमॉन है। वेल, मैं कहना चाहूँगा पीचू के फॉर्म में एज अ हमें ऐश का जो पीचू था वो हमें बैटल करते हुए देखने को तो नहीं मिला और उसकी कितनी पावर है ये भी हमें पता नहीं चली, पर पीचू के फॉर्म में डेफिनेटली वो बहुत ही कमज़ोर था, पर अभी इस मोमेंट पर वो सबसे पावरफुल पोकेमॉन है पूरे पोकेमॉन एनिमे के अंदर। सो दैट्स इट गाइज, एंड आज के लिए बस इतना ही। होगा तो वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।